हेलो फ्रेंड्स। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ से आपको रोज मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए अपने आपको मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने प्ले स्टोर से। और इसके साथ ही आप इंडिया के टॉप 100 जुड़ जाते हैं। मैं योगेश्वर मिश्रा आपको इस फॉर्म से मानव विज्ञान, भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान की क्लास ले रहा हूँ। मेरा कोड है UGM10। और यहाँ पर बहुत सारे जो है कोर्सेस अवेलेबल हैं। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जीएस सब्सक्रिप्शन में दो प्रकार के कोर्स हैं। एक है प्लस कोर्स है, दूसरा आइकॉनिक कोर्सेज है। ठीक है, ये सभी कोर्सेज जो है 1 महीने से लेकर 36 महीने के लिए अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप मेरे कोड UGM10 के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का लाभ मिलता है। इसी प्रकार ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी जो है 1 महीना से 6 महीना के लिए या किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप मेरा कोड UGM10 के साथ इसको एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का फायदा मिलता है। अन अकेडमी ने अभी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुछ कोर्सेज को ऑफर किया है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है 2022 और 2023 परीक्षाओं के लिए उन्होंने मतलब अन अकेडमी के द्वारा जो है कंप्लीट जीएस बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है। आप अपने इस बैच से मतलब इस टीम से जुड़कर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। और अपनी पढ़ाई को आप जो आप अपने सपने बनाए हैं, सोचे हैं, वो सब चीज़ों को आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़िए और एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है। अब हम अपने आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आज हमारा जो क्लास हो रहा है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। भारतीय संविधान हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने जो अभी तक क्लास देखा, तो संविधान का भाग 1 देखा हमने, फिर संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप देखा, और प्रस्तावना संविधान की विशेषताएं देखी, प्रस्तावना देखा। ठीक है। अब हम बात करते हैं मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में इसको स्थान दिया गया है। और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है वह मूल अधिकारों की बात होती है। ठीक है, तो ये मूल अधिकार वास्तव में कैसे अधिकार होते हैं? मूल अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए, भारत के सभी नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए ऐसे अधिकार हैं, ठीक है, जिसके बिना किसी भी मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत उत्थान नहीं हो सकता। इन सभी मतलब किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को ग्रोथ करने के लिए, पर्सनालिटी को निखारने के लिए, उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। और वो सभी अधिकार जो है वो मूल अधिकार के माध्यम से दिया गया है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। तो इसके बिना हम किसी प्रकार के विकास का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे अधिकारों को क्या कहा गया है? मूल अधिकार कहा गया। ठीक है। तो भारत के संविधान के द्वारा जब संविधान की भारत को ने अपनाया था, उस समय जो है मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है। जो मूल अधिकार थे वो 7 थे। कौन कौन से अधिकार थे? जैसे समता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। ठीक है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, ये जो छठवां अधिकार दिख रहा है यहाँ पर आपका, संपत्ति का अधिकार दिख रहा है। ठीक है, सातवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? संपत्ति का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया है। अब संपत्ति का अधिकार जो है वह क्या है? वह एक कानूनी अधिकार है। क्या है? यह एक कानूनी अधिकार है। ठीक है। यह मूल अधिकार अब नहीं रह गया। तो वर्तमान में भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल कितने अधिकार प्राप्त हैं? केवल 6 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो कहने की बात है, पहले हम बात करते हैं संविधान की हम बात कर रहे हैं। और मूल अधिकारों को जो है कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देख रहे हैं। तो आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल जो 12 है वो डिक्टेट करता है डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल, आपको मैं पहले ही बताया कि भारत के संविधान के द्वारा प्रदान किया गया
कि मूल अधिकार ऐसे उन अधिकारों को कहा जाता है जो भारत के संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है। इसको कोई भी नागरिक इसको लेने से मना नहीं कर किया जा सकता। वो हक है वो दिया गया है, संविधान के द्वारा उसको दिया गया है। इस अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास की कल्पना तक नहीं किया जा सकता। ऐसे अधिकारों को जो है मूल अधिकार कहा गया है और इसका एक लंबा इतिहास है कि वो अमेरिका के संविधान में कैसे आया और अमेरिका के संविधानों से भी कि हमने अपने संविधान में क्या किया इसको रखा है। तो हम इंस्पायर्ड किससे थे मूल अधिकारों के प्रति? हम अमेरिका के संविधान से इंस्पायर्ड थे। क्लियर चीज़ है। तो वास्तव में मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है? तो हम एक छोटे से देखते हैं। तो मूल अधिकारों के कुछ विशेषताएं देखिएगा। मूल अधिकार जो है पहला है विशेषताएं जो हम बात बात करते हैं। मूल अधिकार जो है वो क्या है? वह मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय, पहले परिवर्तनीय नहीं था लेकिन अभी मूल अधिकार क्या है? यह परिवर्तनीय है, मतलब यह परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं? मूल अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। मतलब मूल अधिकारों में जो संविधान ने मूल अधिकार दिया है उसमें संशोधन किया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। दूसरा है मूल अधिकार क्या है? असीमित नहीं। असीमित नहीं है। मूल अधिकारों में क्या है? तो कुछ सीमाएं हैं जो सब भारत सरकार के द्वारा जो हमारे संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार हमको दिया, हम आगे डिक्टेट करेंगे इन सब चीजों को। तो क्या उसमें भी सीमितताएं होती हैं। ठीक, जैसे आपके स्वतंत्रता का अधिकार है तो स्वतंत्रता का अधिकार में भी क्या है? कुछ अधिकारों में सीमितताएं हैं। तो उस चीजों को बोलेंगे तो मतलब ये क्या है? ये असीमित नहीं। हम अभी मेन फीचर्स को देख रहे हैं मूल अधिकारों को, और हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। क्लियर चीज़ है। दूसरा ये मूल अधिकार क्या है? सीमित नहीं है। क्या है? ये असीमित है। ठीक है। मूल अधिकार जो है संविधान का जो अनुच्छेद है 14 से लेकर मतलब 14 ऐसे तो देखेंगे 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों की बात करता है। ठीक है। लेकिन क्या है यह मतलब जो है जैसे 15, 16, 17, 30 और 24 निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त है। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17, 23 और 24। ठीक है। इसी प्रकार जो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसे ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है मौलिक अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। अगली विशेषता क्या है? कोई भी व्यक्ति जो है मूल अधिकारों को क्या कर सकता है? स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। ठीक है। अनु और क्या है मूल अधिकार? आपको क्या बताएं मूल अधिकार क्या है? ये संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। इसको कोई छीन नहीं सकता। क्या करता? कोई छीन नहीं सकता है इसको, कोई न्यून नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता? कोई न्यून नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन इमरजेंसी के समय जो है मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली। आर्ट कौन सा? 352, जो आर्टिकल 352 के तहत जो केवल मतलब जो है नेशनल इमरजेंसी की जब घोषणा की जाती है तो उसमें क्या हो सकता है? अधिकारों को क्या कर सकता है? सीमित किया जा सकता है, तो छीना जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नंबर 20 और 21 में जो बातें की गई हैं उसको कभी भी नहीं छीना जा सकता। तो मूल अधिकार क्या हो गया? परिवर्तनीय है। मूल अधिकार क्या है? सीमित नहीं है। मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। मूल अधिकार में भी संशोधन किया जाता है। केशवानंद भारती वर्मा 13 राज्य मुकदमा और मिनर्वा मिल्स के संदर्भ में में ये बात है कि मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। और बाद में जो मिनर्वा मिल्स केस में ये स्थापित किया कि हाँ संसद जो है मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। लेकिन शर्त क्या है उसका? कि बेसिक संरचना को बनाए रखते हुए। इसको क्या है? बेसिक संरचना को बनाए रखते हुए। क्लियर चीज है ये। ठीक है। मौलिक अधिकार जो है वो क्या है? देखिएगा यहाँ पर मौलिक अधिकार जो है देखिएगा आर्टिकल 33 क्या बोलता है? सशस्त्र बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में, गुप्तचर संस्थाओं सेवाओं के संबंध में सेवाओं के समय संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। मतलब मूल अधिकार जो है वो भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। लेकिन भारत सरकार जो सिक्योरिटी तंत्र में जुड़े लोगों हैं उनके मूल अधिकारों को क्या कर सकता है? वह सीज कर सकता है। ये क्या कर सकता है? वह सीज कर सकता है। वही बात है। आर्टिकल 34 क्या बोलता है? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल या मार्शल लॉ लगा है तो मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सीज किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति
17 केवल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर मूल अधिकारों के संदर्भ में है, मूल अधिकार की परिभाषा है और मूल अधिकार की जो विशेषताएं हैं उसको हम देख रहे हैं। क्लियर चीज है ये? ठीक है। अब देखिएगा आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 जो है, ये बोला गया है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में है कि उसका कोई अल्पीकरण या न्यूनीकरण नहीं कर सकता। तो मतलब है, देखिए, ये जो चीजें हैं, केशवानंद भारती, सुनिए, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मुकदमा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों में संशोधन किया जाता है, लेकिन मिनर्वा मिल्स ये बहुत सारे जो ये केसेस हैं, ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण केस हैं, इसको सबको आपको मालूम होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स भारत संघ मुकदमा 1980 में यह निर्णय दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि ठीक है, मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संसद संशोधन कर सकती है, संसद जो है वह संशोधन कर सकती है बशर्ते, बशर्ते क्या होना चाहिए, बशर्ते क्या है यह कि उसकी मूल संरचना को बनाए रखने में, मूल संरचना को बनाए रखते हुए, मतलब कहता है कि संसद कोई कानून बनाती है और ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कि यह कानून जो है मूल अधिकारों के को हनन कर रही है या मूल अधिकारों को कम कर रही है, तो इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 13 में ही बात की गई। इसका जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विचार कर ऐसे कानून को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। क्योंकि हम मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया? संविधान ने अधिकारों का संरक्षण किसको कहा गया है? मूल अधिकार को संरक्षण जो है वह सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। यह क्या है? यह मूल अधिकारों का क्या है? यह संरक्षक है, मूल अधिकारों का यह संरक्षक है। याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मूल अधिकारों क्या कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति को या संस्था को कुछ लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह आर्टिकल 32 एवं आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकता है? वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? केस दायर कर सकता है, अपील कर सकता है। क्लियर चाहिए? तो इसके तहत जो है न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया, हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया जा सकता है, क्या कर सकता है वो, किसी भी इस पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को क्या कर सकता है, वह रिव्यू कर सकता है। और और ऐसे अगर कोई कानून बने हैं तो क्या कर सकता है? उसको रिव्यू कर ऐसे कानून को रोक सकता है जो मूल अधिकारों को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। समझिए चीजों को। तो हमने अभी आर्टिकल 12 पढ़ा। आर्टिकल 12 में क्या देखा आपने? तब मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार है जो किसी व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर ये मूल अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो ये तो व्यक्ति जो है इन सब विकास का या इन सब का कल्पना परे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। इसको अधिकार देने से लेने से कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, यह मूल अधिकार क्या विशेषता है कि यह परिवर्तनीय है, इसको सीमित किया जा सकता है, इसको परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, बशर्ते उसकी मूल संरचना को बनाए रखते हुए। ठीक है, यह असीमित नहीं है, असीमित इसकी सीमितता भी है, कुछ बाउंडेशन भी है जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। क्लियर चीज है ये सब चीजें हैं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों को क्या है, संरक्षक है। ठीक है, अगर कोई मतलब कोई भी विधानमंडल, कोई भी विधायिका, अगर विधायिका अगर किसी मूल अधिकार को न्यून करने वाला कानून बनाती है, तो अब अगर उसमें किसी व्यक्ति का, मतलब भारत के व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन से संबंधित बातें होती है, उसको कम करने की बात होती है, तो ऐसे कानून को क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है? जुडिशियल न्यायिक पुनर्वलोकन कर ऐसे कानून को क्या कर सकता है? समाप्त घोषित कर सकता है। क्लियर है? तो कौन है मूल अधिकारों का संरक्षक? कौन है मूल अधिकारों का संरक्षक? कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। देखिएगा इसमें, तो भारत के वर्तमान में भारत के संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 6 प्रकार के जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें जो है पहला जो अधिकार है, समता का अधिकार है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता अधिकार कौन सा? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल कहाँ तक है बताइए? स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह कहाँ किसमें है? आर्टिकल
23 और आर्टिकल 24, ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा क्या है, आर्टिकल है, चौथा क्या है, देखिएगा चौथा कौन किस प्रकार का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा है यह, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। या यह अधिकार जो आर्टिकल 25 से लेकर कहाँ तक है, आर्टिकल 28 तक है। पांचवा क्या है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, स्पेशली टू माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 31 समाप्त है, संपत्ति का अधिकार अब क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसे आर्टिकल 300 ए में डाला गया है ना, कि इसको संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या बना दिया गया। तो आर्टिकल 31 जो था संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 300 ये डाल दिया गया है, ठीक है। छठवां जो मूल अधिकार है वो कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या है यह, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 32 मतलब किसी व्यक्ति के संवैधानिक मूल अधिकारों की रक्षा इस आर्टिकल के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो आज इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर, क्लियर चीज है ये। तो इसमें है मतलब पहला जो है उसमें है समता का अधिकार, क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, या आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें दो प्रकार की समता की बात की गई है, विधि के समक्ष समता और विधियों है। कानून के समक्ष जो है सब भारत का सभी व्यक्ति क्या समान है, और कानून जो है समान रूप से सभी व्यक्तियों को क्या करता है, कानून क्या करता है, सभी व्यक्तियों का क्या करता है, समान रूप से संरक्षण करता है। फिर है विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान है। ये कहाँ से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। दूसरा जो बात है क्या है, विधियों का समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, इसको देखिएगा, विधि के समक्ष समता पहला पॉइंट, दूसरा क्या है, विधियों का समान संरक्षण। क्लियर चीज है ये। सभी व्यक्ति चाहे वह कोई भी हो भारत का, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो, चाहे कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, सभी व्यक्तियों के लिए क्या है, एक ही कानून होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर विधि के शासन की स्थापना की गई है, कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बोलते हैं विधि का शासन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, इक्वलिटी बिफोर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिखा लिया मतलब कानून क्या करता है, समान रूप से सभी व्यक्तियों का क्या करता है, वह संरक्षण करता है। सभी व्यक्तियों, कानून को बनाया क्यों गया, कानून जो है व्यक्तियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो कानून क्या करता है, सभी व्यक्तियों का क्या कर रहा है, समान रूप से संरक्षण करता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। तो विधियों का समान संरक्षण है, यह भी कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। लेकिन आपको मैं जब फंडामेंटल राइट्स की हम शुरुआत किए थे तो उसमें बताया था यह क्या है, इसमें कुछ सीमितताएं भी हैं, यह असीमित मतलब यह सीमित नहीं, सीमितताएं भी हैं, जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बिफोर लॉ, बिल्कुल सही बात है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हम बात करें विधि क्या करता है, कानून सभी व्यक्तियों का क्या करता है, समान रूप से संरक्षण करता है। लेकिन स्पेशली प्रोविजंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। अगर इनके पद पर रहते हुए, इनकी पद की गरिमा है इसलिए इनके पद पर रहते हुए इन पर कोई भी कानूनी प्रक्रियाएं प्रारंभ नहीं की जा सकती। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो है, लेकिन जैसे भारत के राज्यपाल हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, और बहुत सारे पोस्ट पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, देखो इनकी पद की गरिमा होती है। यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पद की गरिमा की बात हो रही है। अगर उनकी पद की गरिमा को बनाए रखते हुए वो क्या दिया है, अब उनके कार्यकाल में क्या किया जाए, ऊपर किस प्रकार का क्या हो सकता है, मुकदमा या केस नहीं चलाया जा सकता। तो क्या यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें अपवाद है, इसकी सीमितताएं हैं। यही सीमितताओं की हम बात कर रहे थे कि मूल अधिकार तो भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है, इसलिए कि इसमें क्या है, सीमितताएं हैं कुछ, उसी को हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर चीज है ये, ठीक। ये समता के अपवाद वही आपको यहाँ पर देखो, जो आपको मैं समझाया हूँ वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। समता के अपवाद है, उसी को यहाँ पर डिक्टेट किया गया है, ठीक है।
है। दूसरा प्रकार का जो समता है आर्टिकल 15, हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 क्या करता है, वो क्या बोल रहे हैं, मतलब ये सामाजिक समानता की बात करता है। क्या करता है यह आर्टिकल 15 जो है, यह सामाजिक समानता की बात करता है। ठीक, समानता की, और विधि की समक्ष समानता की बात करता है, यह सामाजिक समानता, सामाजिक समानता की बात कर लिखिएगा। धर्म, जाति, मूल, वंश, निवास, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सामाजिक त्योहारों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? क्या कहा गया, कोई भी व्यक्ति, नागरिक भारत केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ पर? सार्वजनिक कार्यों में, और मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता है। राज्य निधि से संचालित तो कोई भी तालाब है, कुआं है, स्नान घाट है, तो कोई भी सार्वजनिक जगहों पर, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सार्वजनिक जगहों पर या सार्वजनिक चीजों पर, या सार्वजनिक उपयोग की हैं, और पैलेस हो, कहीं पर भी जो है किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? जब जाति, वंश, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर चीज है ये? ठीक है। इसमें क्या है, राज्य इस बात की अनुमति देता है कि वो बच्चों, क्लियर चीज है ये, तो किसी भी जो भी सार्वजनिक चीजें हैं उन पर किसी प्रकार, सार्वजनिक में क्या आ सकते हैं, सार्वजनिक स्कूल भी आ सकते हैं, महाविद्यालय भी है, विश्वविद्यालय भी हैं, ठीक है, सार्वजनिक कुआं है, सार्वजनिक स्नानघर है, ये सब यहाँ पर क्या किया जाएगा, सब सभी वर्ग के, धर्म के, जाति के लोगों के लिए क्या है, सरकार सरकार द्वारा संचालित है। और गवर्नमेंट है, अगर प्राइवेट है तो व्यक्ति का निजी हक है, लेकिन अगर ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आने जाने में या उपयोग करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये तो ठीक है, ये आर्टिकल सामाजिक समानता की बात करता है, लेकिन इसमें भी क्या है, असीमितताएं हैं, इसमें भी क्या है, कुछ सीमितताएं हैं। सीमितताएं क्या हैं? इसमें देखिएगा, अगर कोई पब्लिक प्लेस क्या होता है, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करता है, तो वहाँ पर केवल महिला और बच्चों की ही जाने की व्यवस्था होगी। ठीक है, वहाँ पे अन्य और अन्य जनता के लिए नहीं होगा। तो क्या कर सकता है गवर्नमेंट, सरकार जो क्या कर सकती है, स्पेशली प्रोविजन कर सकते, प्रोविजनल कर सकते हैं, किसके लिए, तो चिल्ड्रंस के लिए और महिलाओं के लिए। जैसे महिला स्कूल, महिला विद्यालय, महिला ये, तो यहाँ पर महिलाएं ही जा सकती है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ से क्या किया जाता है, ऐसी चीजें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो महिलाएं जा सकती हैं। ठीक है। ठीक है, फिर समझ में आ रहा है चीजें ये। दूसरी हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बात करता है, तो हमारे, हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, हम सामाजिक जब समानता की बात करते हैं, सामाजिक समानता को लाने के लिए क्या दिया गया है, कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो भले ही धर्म, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, लेकिन समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, और महिलाएं हैं, उन लोगों को, महिला मतलब जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ठीक है, बहुत समाज में बहुत पिछड़े पायदान पे थे, तो उनको आरक्षण के माध्यम से हम इक्वलिटी लाने का हम संविधान के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक जगह है, जैसे स्कूल है, महाविद्यालय है, यानी शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक विशेष व्यवस्था कर वहाँ पर उनका प्रवेश किया जा सकता है। ये क्या कर सकता है, यह सरकार ऐसा प्रावधान कर सकता है, स्पेशली प्रोविजन फॉर एसटी, एससी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसका व्यवस्था कर सकता है। तो ये 15(3), 15(4), 15(1), 15(2), 15(3) में क्या किया गया है, यह स्पेशली प्रोविजंस किया गया है कि नहीं, तो हमारे भारत के सभी लोग क्या हैं, जो भी सार्वजनिक प्लेस है या पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे सभी व्यक्ति जो है समान रूप से जा सकते हैं, इसमें लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्पेशली प्रोविजंस कर सकती है, बच्चों के लिए स्पेशली प्रोविजंस कर सकती है, महिलाओं के लिए स्पेशली प्रोविजंस कर सकती है, समाज के उन वर्गों के लोगों के लिए जो क्या है, अत्यधिक पिछड़े हैं, और जब तक वह मुख्य धारा में शामिल नहीं हो जाते, तब तक यह व्यवस्था चलते रहेगी। इसके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेज और जगहों पर जो है प्रवेश के लिए क्या किया जाता है, उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। क्लियर चीज है ये, तो आर्टिकल 15
धर्म, मूल्य, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ? सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक उपयोग की चीज़ों पर, सार्वजनिक पार्क हैं, घाट है, स्कूल है, कॉलेज हैं, ठीक है, कार्यालय हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसी प्रकार जो आर्टिकल 16 की हम बात की जा रही है, आर्टिकल 16 की बात किया जा रहा है, तो आर्टिकल 16 के अनुच्छेद 16, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या करता है? मतलब यहाँ आर्टिकल 16 को देखिएगा, मतलब ये है लोक नियोजन के अवसरों की समानता। मतलब लोक नियोजन के अवसरों की समानता का मतलब है लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो भारत के सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति हो, धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, वो भारत के अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सकता है, सरकारी नियोजन या सरकारी सेवाओं में को आने का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। और सरकारी मतलब नियोजन में क्या करता है, वह अपनी योग्यता के आधार पर आ सकता है, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म तथा लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब भारत के सभी व्यक्ति जो किसी भी धर्म से हो, किसी भी स्थान से क्यों नहीं बिलोंग करते हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी पाने का पात्र होगा। क्लियर चीजें ये, यही जो बातें किया जा रहा है, किसके संदर्भ में किया जा रहा है, आर्टिकल 16 के संदर्भ में किया जा रहा है। आर्टिकल 16 के संदर्भ में यही बातें किया जा रहा है। क्लियर चीजें ये, ठीक है। मतलब राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संदर्भ में सभी नागरिकों के लिए क्या होगा, समान अवसर होगा। लेकिन यहाँ भी बात हो रहा है कि सरकार, ठीक है, सभी व्यक्तियों का क्या है, समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन क्या है यहाँ पर, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त को आरोपित कर सकती है। जैसा कि सार्वजनिक रोजगार, कहने का मतलब है कि कोई भी राज्य अपने राज्य के स्थानीय व्यक्तियों के क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजंस कर सकती है। क्लियर चीजें, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एसटी, एससी एंड ओबीसी एंड फीमेल। क्लियर चीजें ये, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन जो है स्पेशल प्रोविजंस किया जा सकता है, एसटी ओबीसी और महिलाओं के लिए क्या कर सकता है, अलग से सीटों का रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आरक्षण की बात की गई सरकारी नियोजन में, ठीक है, लेकिन जब तक इनकी बराबर की भागीदारी नहीं हो जाती है जनसंख्या के अनुपात में, तब तक क्या किया जाएगा, इनको लाने के लिए सीटों में क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, ये किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी सरकारी, अगर मान लीजिए मतलब राज्य मतलब विधायिका को या राज्य की विधायिका को ये अधिकार दिया गया है कि स्थानीय लोगों को के लिए क्या कर सकता है, वह अपने राज्य की सेवाओं के लिए स्थानीय लोगों के लिए क्या कर सकता है, आरक्षण कर सकता है, क्या कर सकता है, आरक्षण कर सकता है। तो इसमें भी देखिएगा आर्टिकल 16 में भी क्या है, इसकी संहिताएं हैं। मतलब भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत में जो है सरकारी जो सर्विसेज है या जो पब्लिक नियोजन है, पद पर जाने की सभी व्यक्तियों को क्या है, समान अवसर दिया जाएगा उसकी योग्यता के अनुसार। लेकिन क्या कर सकता है सरकार या पार्लियामेंट, क्या कर सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए कर सकता है स्पेशल प्रोविजंस, जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ के राज्य के जो डोमिसाइल हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की सेवाओं के लिए क्या कर सकता है, आरक्षण की व्यवस्था स्थानीय लोगों के संदर्भ में किया जा सकता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। ये आर्टिकल 16 की बात हो गई। ये क्या है, ये सामाजिक समानता लाने की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। सामाजिक समानता के लाने की बात की हो रही है, और सामाजिक समानता लाने के लिए ऐसा प्रोविजंस किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, तो रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है। तो इसमें जो हम मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश की थी, मंडल आयोग के आधार पर जो है सरकारी नौकरियों अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% बात की गई थी। तो उसमें जो बातें हैं, ओबीसी के संदर्भ में जो है, एक होता है किनको आरक्षण दिया जाए कि ओबीसी संवर्ग में लोग निर्धन भी हैं और अच्छे सरकारी पदों पर और अच्छे व्यवसाय आप चला रहे हैं। यहाँ पर जो एक प्रावधान किया गया, सालाना इनकम अगर किसी व्यक्ति का 9 लाख से ज्यादा है, तो क्या कहलाएगा, वह क्रीमी लेयर कहलाएगा।
क्रीमी लेयर जो व्यक्ति होगा वह क्या का, और दूसरा होता है गैर क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी। तो आरक्षण का लाभ जो है, आरक्षण का लाभ जो है वह गैर क्रीमी लेयर के लिए है। ये चीजें आरक्षण का लाभ किसके लिए, यह गैर क्रीमी लेयर के लिए, क्रीमी लेयर के लिए नहीं है। ये याद रखिएगा चीजों जो भी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके संदर्भ में कर रहे हैं ये, ठीक है। ये हम सामाजिक समानता स्थापित करने की बात करें, सामाजिक समानता में अगला जो आर्टिकल, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 के माध्यम से क्या किया गया है, छुआछूत से अस्पृश्यता को हमेशा अंत कर दिया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता वो भावना होती है जिसमें से अपनी जाति को सुपीरियर मानते हैं और दूसरी की जाति को क्या मानते हैं, वो तो नीचा माना जाता है। और जाति सूचक शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की प्रतिभा को दबाने की कोशिश जाती है, ऐसी भावनाओं को हम क्या करते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं। हमारे देश में यह जो है सदियों से चला आ रहा था। अस्पृश्य कहे कहे अन्य जातियों को पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, ठीक है। इसी को माध्यम से ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान ने क्या किया, अस्पृश्य मतलब छुआछूत और छुआछूत का व्यवहार करने वाले लोगों को दंडित करने का प्रावधान किया गया, और इसको संविधान के माध्यम से क्या किया गया, अस्पृश्यता को हमेशा के लिए अंत कर दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता है और या किसी दूसरे व्यक्ति को उसके जाति सूचक शब्दों के माध्यम से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ये क्या होगा, यह एक ऑफेंस होगा, एक अपराध होगा, ठीक है। और उस पर क्या होगा, अस्पृश्यता अधिनियम, अपराध अधिनियम की धारा के तहत क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। तो भारत में अस्पृश्यता को हमेशा के लिए क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है, ठीक है। मतलब ये जब तक ये अस्पृश्यता रहेगा तो क्या होगा, जाति से जब तक समानता स्थापित नहीं हो सकती। तो इसके माध्यम से, इस आर्टिकल के माध्यम से यह नष्ट कर दिया, इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तभी भारत में क्या है, अभी भी भारत में जो है जाति के आधार पर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं समाज में व्याप्त है। लेकिन हाँ, इस समय तो लगेगा, पर धीरे 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 आने वाले समय में क्या होगा, यह समाप्त हो जाएगा। और हमारा देश जो है एक जो है सर्व समाज की धारणा को जल्द से स्थापित करेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 18, ये देखिएगा, आर्टिकल 18 देखिएगा, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में क्या किया गया है, या अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये उपाधियां टाइटल, एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, तो कहने का मतलब है हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, और सामाजिक समानता अगर भारत में क्या है, तो भारत शुरू में ही सामंतों और राजा राजा और जमींदार यहाँ पर रहते थे। और अगर कोई अपने नाम के सामने जो है जमींदार, राजा, महाराजा, धीराज, ये सब टाइप, और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों के जो अंग्रेजी से खुश रहते थे, और अंग्रेजों ने उन लोगों को भी टाइटल दिया था राय बहादुर राय साहब। तो अगर ये मान लीजिए इस प्रकार के टाइटल, राय साहब, जमींदार और सम्राट, राजा, इस टाइप के अगर टाइटल लगते हैं, तो क्या होगा, समाज में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, समाज में समता स्थापित नहीं हो पाएगी, समता स्थापित नहीं होगी, स्थापित नहीं होगी। तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, सबसे पहले उसने क्या कि भारत में जितने भी राजा महाराजा थे, सभी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। और मतलब किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जो है टाइटल नहीं लगाएगा, टाइटल क्या होगा, नहीं लगाएगा, कोई प्रकार की उपाधि को धारण नहीं, अगर कोई मतलब उपाधि को धारण नहीं करे, किस प्रकार की उपाधि, इस प्रकार की जमींदार, राय साहब, राय बहादुर, राजा, सम्राट, धीराज, ठीक है, उसी उपाधि को धारण करेगा, उसी उपाधि को वह धारण करेगा करेगा जो उसने अपनी योग्यता से अर्जित कर, योग्यता से अर्जित हो, चाहे वो क्या हो, शैक्षणिक हो, चाहे वो क्या हो, सेना का हो। सेना का इसलिए इसमें डाल गया है कि सेना किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सेना का मुख्य है, और युवाओं का आकर्षण हमेशा सेना की ओर बना रहे, इसलिए सेना के जो पद का टाइटल व्यक्ति लगा सकता है, और अपनी शैक्षणिक योग्यता से जो उसने उपाधि अर्जित की है अपनी योग्यता से, अब शैक्षणिक योग्यता है, सेना है, और ठीक है, और अन्य योग्यताओं से जो उसने अपने टाइटल को ग्रहण किया, उस टाइटल को लगा सकता है। जैसे शैक्षणिक योग्यता से अगर कोई पीएचडी करता है तो लगा सकता है, या कोई एमबीबीएस करता है तो क्या लगा सकता है, वो डॉक्टर की उपाधि धारण कर सकता है, ठीक है। कोई एमबीबीएस करता है तो डॉक्टर की उपाधि धारण कर सकता है।
क्लियर चीज़ें। कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर लिख सकता है, कोई अगर सीए है तो सीए लिख सकता है, ठीक है। कोई वकील है तो क्या लिख सकता है, कोई एडवोकेट लिख सकता है। की उपाधि, शैक्षणिक उपाधि ले सकता है। क्लियर चीज़ है, तो अपनी योग्यता के माध्यम से जो उपाधि अर्जित किया है, उन उपाधियों को वह लगा सकता है। क्लियर चीज़ है ये, ठीक। कोई प्रोफ़ेसर है तो प्रोफ़ेसर लगा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सेना में वो क्या है, कैप्टन है तो कैप्टन की उपाधि लगा सकता है, ब्रिगेडियर है तो ब्रिगेडियर लगा सकता है, कर्नल है तो कर्नल की उपाधि, ठीक है। अन्य उपाधि में अगर मान लीजिए विशिष्ट सेवा उसको मिला हुआ है, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न, तो ये भी क्या है, यह अम, उनकी योग्यता का परिचायक है, इसलिए इन प्रकार की उपाधियों को क्या कर सकता है, लगा सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की उपाधियों को क्या कर दिया गया है, त्याग कर दिया गया है। अगर कोई ब्रिटिश, मतलब भारत भारत सरकार के बिना परमिशन से कोई व्यक्ति जो है विदेशों के विदेशी सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को भी ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कोई विदेशी सरकारें किसी व्यक्ति को अगर कुछ उपाधि देना चाहती है तो उसके लिए उसका राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़े। भारत सरकार की अनुमति के बाद ही कोई व्यक्ति दूसरे देशों की क्या कर सकता है, वह उपाधियों को ग्रहण कर सकता है। तो आर्टिकल 18 के माध्यम से संविधान के द्वारा जो सभी प्रकार के जो टाइटल्स हैं, जैसे उनको समाप्त कर दिया गया है, केवल अपनी योग्यता के द्वारा अर्जित टाइटल को छोड़कर, क्योंकि सामाजिक समानता के लिए ये बहुत जरूरी था। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो हमने जब देखा, पहला हमने जो मौलिक अधिकार देखा, वह था समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार मतलब सामाजिक समानता का अधिकार के अंतर्गत हमने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 को डिक्टेट किया, ठीक है। ये समानता का अधिकार है, ठीक है। इसके माध्यम से भारत में समाजवाद को स्थापित करने की कोशिश की गई है कि सभी व्यक्ति क्या है, समान है। इसमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसी घट जाती है कि जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर जो है हमेशा भेदभाव हमको देखता है, धर्म के आधार पर देखता है, जो कि एक मतलब भारत की जो समरसता है वो भंग करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे तत्वों से तो पहचान किसके माध्यम से किया जाए, तो पहचान जो है इसके पहचान कर इनसे दूर रहने की में ही और इनको समाज से बहिष्कृत करके हम समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान ने समतामूलक समाज को स्थापित करने के लिए ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं। अगर अच्छे से इन चीज़ों को भारत की जनता समझे और प्रैक्टिस करे तो वास्तव में भारत हमारा जो है समतामूलक समाज स्थापित हो। ये क्लियर चीज़ है ये, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, समानता के अधिकार को देखा, आर्टिकल 14, 15 और 17 के माध्यम से। 14 क्या बोलता है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान। कानून क्या करता है, सभी व्यक्तियों का समान संरक्षण करता है। लेकिन क्या है, कुछ इसका लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराज्य राष्ट्रपति हैं। ये संवैधानिक पद पर बने हुए तीन व्यक्तियों को अपने से रहने के लिए कानून क्या करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है। इन पर किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो पद से हटते हैं तो उन पर क्या है, कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल, मतलब क्यों, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। उनके पद पर थी इसलिए उनकी कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन पद से हटने के बाद क्या हो जाएगी, उनकी कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 15 क्या करता है, सार्वजनिक जो भी पब्लिक है जगह है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, पार्क हो, सभी जगहों पर कोई व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति क्या हो सकता है, बिना रोके आ जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किस आधार पर, किस ग्राउंड पर, सेक्स के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 16, भारत का हर व्यक्ति जो है, जो योग्यता रखता हो, वो अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर सकता है, सरकारी नियोजन प्राप्त कर सकता है। लेकिन स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट कर सकती है, किसके लिए, फॉर एसटी, एससी, ओबीसी एंड फीमेल के लिए। और आजकल तो उसमें डिसेबल्ड पर्सन भी आ गए हैं, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस हैं, क्योंकि सब हम लोग समाज की स्थापना करना है, ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया, अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार कर रहा है और अपने व्यवहार के माध्यम से किसी व्यक्ति को क्या करता है, जाति माध्यम से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकता है, तो यह क्या प्रकार का एक ऑफेंस है, और इस पर क्या कर सकता है, कानूनी प्रक्रियाएं प्रारंभ की जा सकती है। सारा क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया, मतलब इतने प्रकार के राजा, राज बहादुर, राय साहब जी, इस प्रकार की उपाधियां प्रचलित थी, सबको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अपनी योग्यता
और सेना के द्वारा जो टाइटल दिया जा रहा है उसको छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियां कोई व्यक्ति लगा नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति को विदेशी सरकारें जो है किसी प्रकार का उपाधि देना चाहते हैं अपने, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या होना लेना होगा, परमिशन। ठीक है। कोई व्यक्ति मतलब जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसी उपाधियों को धारण करता है तो वो अपने नाम के आगे क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकता है। ये समानता का अधिकार है। ठीक है। दूसरा जो मूल अधिकार है वो कैसा है, वो स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है दूसरा मूल अधिकार है, तो उसमें जो आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 19 देखते हैं, उसमें है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की स्वतंत्रता से आर्टिकल 19 जो है क्या है, वाक स्वतंत्रता की बात करती है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 19 जो है भारत के सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। तो कौन कौन से है, पहला है बोलने का और अभिव्यक्ति का। यहाँ पे देखिए दो चीजें, बोलने की स्वतंत्रता है और क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है, शांति पूर्वक और निरायुष सम्मेलन का अधिकार है। संघ और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अवाक रूप से संरक्षण करने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में घूमने और वहां बस जाने का अधिकार है। और कोई भी वृत्ति, व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार होगा। मतलब फ्रीडम अधिकार में आर्टिकल 19 के तहत ही, मतलब मतलब वा, वाक स्वतंत्र, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही 6 प्रकार की स्वतंत्रता, पहला वाक की और व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अवाक रूप से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, इसको हम 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6) के माध्यम से पढ़ते हैं। क्लियर चीजें। तो कैसा है वाक और अभिव्यक्ति, हर व्यक्ति को क्या है, अपनी भावनाओं बोलने का अधिकार है, अपनी भावनाओं को क्या अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त किसी माध्यम से कर सकते हैं। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होगा, क्या होगा, बोलने का अधिकार होगा। राइट टू स्पीच, हर व्यक्ति को क्या है, बोलने का अधिकार दिया गया है। और हर व्यक्ति को क्या किया गया है, दूसरा हर व्यक्ति को क्या दिया गया है, हर व्यक्ति को क्या दिया है, दूसरा क्या, राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेस किसके माध्यम से, कैसे भी कर सकता है, मतलब लिख कर सकता है, राइटिंग के माध्यम से कर सकता है, मीडिया के माध्यम से कर सकता है, और अन्य अदर माध्यम से भी क्या कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है। तो राइट टू एक्सप्रेशन में क्या आता है, प्रेस की स्वतंत्रता आती है। प्रेस स्वतंत्रता इसके अंतर्गत क्या है, निहित है। क्लियर चीज है ये। ठीक। लेकिन कहने का मतलब राइट इसमें तो आप हम बोल सकते हैं, लेकिन राइट टू मतलब किसी के अगर अगेंस्ट में अगर कोई व्यक्ति उल्टा सीधा बात करता है तो क्या होगा, वो मानहानि का दावा कर सकता है। तो ये नहीं है, असीमित नहीं है, इसमें भी सीमित है, इसमें भी लिमिटेशंस है। क्लियर चीज है ये। ठीक। अगर कोई व्यक्ति कोई प्रेस जो है उल्टा सीधा किसी बारे बारे में खबर लिखता है और वो खबर जो है सही नहीं है, और उस खबर के माध्यम से समाज में अराजकता फैल रही है या किसी व्यक्ति के सम्मान को चोट पहुंच रहा है, तो उस प्रेस के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, उचित कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या है, अब बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है। तो कैसे बोलना है, ऐसे हमको बोलना है जो किसी देश के, समाज के, देश के जो स्वतंत्रता स्वतंत्रता लीडर है उनके अगेंस्ट में किसी प्रकार को हमको देना है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जाना है। ठीक है। इस प्रकार की अगेंस्ट में हमको बातें नहीं करना है। ठीक है। किसी ऐसी भावनाओं का, व्यक्ति क्या होता है, ऐसी भावनाओं को नहीं करना है जिससे समाज में क्या फैल रहा हो, अराजकता फैल रहा हो, समाज में दंगे की अगर कोई भावनाएं या अपने को एक्सप्रेस ऐसा कर रहा है जिससे समाज में क्या अराजकता फैल रही है, हिंसा की वारदात हो रहे हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कर सकता है, गवर्नमेंट जो है या संस्थाएं जो है क्या कर सकती हैं, सीज कर सकती हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। क्लियर चीज है ये। तो बोलने की स्वतंत्रता है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है, देश की स्वतंत्रता निहित है। ठीक है। क्लियर चीज है ये। ठीक। दूसरा जो है शांति पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तब दूसरा क्या है, शांति पूर्वक सम्मेलन करने की। ठीक है। तो हर व्यक्ति को शांति पूर्वक क्या है, सम्मेलन कर सकता है, कोई व्यक्ति जो है वो शांति पूर्वक क्या कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। ठीक है। शांति पूर्वक क्या कर सकता है, वो सम्मेलन कर सकता है, सार्वजनिक बैठकों में भाग ले सकता है।
शांतिपूर्वक संगठित हो सकता करने का अधिकार है, उसमें शामिल होने का अधिकार है, प्रदर्शन कर सकता है। क्लियर चीज़ है ये। अ, हड़ताल क्लियर चीज़ है ये। तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए क्या कर सकता है, वह सम्मेलन कर सकता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, ठीक है, सभा का आयोजन कर सकता है और कॉन्फ्रेंस कर सकता है। क्लियर चीज़ है ये। तो ये सब अधिकार जो है हर व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है। सार्वजनिक बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन करके अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक मतलब निरायुध सम्मेलन करने का क्या करता है, वो परमिशन देता है किसी व्यक्ति को क्या करता है, युद्ध सम्मेलन करने की। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा तो सबको संगठित अपना यूनियन बनाने का अधिकार है ना, सबको मतलब संगठित होने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है। अगर सम्मेलन भारत की एकता अखंडता को बाधित करती है तो ऐसे सम्मेलनों को क्या करेगा, परमिशन, हाँ, यातायात को क्या कर देगा, कंट्रोल। ठीक है। तो ऐसे सम्मेलन करने का मतलब परमिशन नहीं देता है जो भारत की एकता और अखंडता या समाज की सामाजिक क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ऐसे सम्मेलन क्या कर सकता है, गवर्नमेंट आ सकता है। ठीक है। क्लियर चीज है ये। नेक्स्ट देखिएगा, संगम और संघ बनाने का अधिकार। हर व्यक्ति को, हर संस्था को अपने अभिरुचि का क्या बना सकता है, वह संगम, यूनियन बना सकता है। ठीक है, संघ बना सकता है, यूनियन बना सकता है। ठीक है। हर व्यक्ति को क्या करना, अपने अभिरुचि का संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है। सभी नागरिकों को सभा, संघ और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार होगा और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, कंपनी से फर्म बनाने का अधिकार है, क्लब बनाने का अधिकार है, लोगों की, ठीक है, बनाने का अधिकार होगा। ठीक है। ठीक। हर व्यक्ति को अपनी रुचि का क्या कर सकता है, संघ बनाने का या यूनियन बनाने का अधिकार होगा। नेक्स्ट जो है, भारत की हमने क्या पहला पढ़ा, भारत हर व्यक्ति को क्या है, राइट टू, राइट टू। दूसरा, हर व्यक्ति को क्या बनाना है, अपने समूह के अंतर्गत क्या है, संघ बनाने का अधिकार होगा, संघ बनाने का अधिकार होगा, ऐसा संघ अधिकार होगा जिससे अपना मतलब अपने रुचि का, जैसे छात्र यूनियन है, लेबर यूनियन है और मजदूर संघ है, कर्मचारी संघ है, ऐसे संघ बनाया जा सकता है। ठीक है। अगर ऐसे संघ बना रहे हैं जिसका उद्देश्य जो है भारत की एकता अखंडता को कमजोर करना है, तो ऐसे संघ को क्या कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, प्रोहिबिटेड कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है। तीसरा जो है, भारत के कहीं भी हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया, क्या कर सकता है, वो अबाध रूप से क्या कर सकता है, वह संचरण कर सकता है, क्या कर सकता है, वह अबाध्य रूप से कहीं भी आ जा सकता है। बिना रोक टोक के क्या कर सकता है, वह कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है। तो पहला हमने देखा 19 वन का पहला हमने पॉइंट देखा, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता क्या देखा हमने, दूसरा हमने क्या, मतलब सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा देखा हमने संघ बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा देखना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या करे, भारत की सीमाओं के भीतर, जहाँ तक भारत की सीमा जा रही है वहाँ पे क्या कर सकता, अबाध्य रूप से क्या कर सकता है, जा सकता है। कन्या से लेकर मतलब जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किसी भी हिस्से पर कोई व्यक्ति जो क्या कर सकता है, अबाध रूप से संचरण कर सकता है।
ठीक है, इस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, लेकिन स्पेशली प्रोविजंस गवर्नमेंट कर सकता है। इसलिए जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ से मतलब बाहरी लोगों से आने से वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी प्रकार की अगर सांस्कृतिक जो पहचानक होने का डर रहता है, या उस क्षेत्र में बाहरी लोगों के आने से कुछ संक्रमण की संभावना है, बाहरी लोगों के जाने से जो है सांस्कृतिक मतलब शोषण होने की संभावना है, तो इन ऐसे क्षेत्रों पर क्या कर सकता है गवर्नमेंट जो है, वह बाहरी लोगों को क्या कर सकता है जाने से रोक सकता है। जैसे भारत की संविधान क्या है कि मतलब जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित और शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्र ऐसे जगहों पर बाहर के लोगों को दिया जाता है, कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। कोई व्यक्ति बिना रोक टोक के क्या कर सकता है, भारत की सीमाओं में कहीं भी क्या कर सकता है, संचरण कर सकता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स देख रहे हैं हम, ये देखिएगा, इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं। आम लोगों के हित, किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या जनजातीय क्षेत्रों से बाहर लोगों के प्रवेश से उनके अगर सांस्कृतिक भाषा रिवाज जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंध किया जा सकता है, ताकि उनका शोषण ना हो सके। आपको बोला कहीं भी व्यक्ति आ जा सकता है, लेकिन वह क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र, जातीय हित की सुरक्षा के लिए ऐसी जगहों पर क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सीमा के अंदर कहीं भी भारत के टेरिटरी के अंदर किसी भी देश के किसी भी हिस्से पर हर व्यक्ति भारत के हर व्यक्ति को बसने का अधिकार होगा। तो कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर क्या कर सकता है, निवास कर सकता है, और वहां पे क्या हो सकता है, बस सकता है। ठीक है, तो मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र या राज्य क्षेत्र किसी भाग में क्या कर सकता है, निवास कर सकता है, और बस जाने की स्वतंत्रता है। टू रिसाइड एंड सेटल ऑफ एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत के किसी भी भाग में जाकर क्या कर सकता है, निवास करता है, कर सकता है, वहाँ बस कर सकता है। लेकिन वो गवर्नमेंट यहाँ भी कर सकती है। कैसे प्रतिबंध लगा सकती है, कैसे प्रतिबंध लगा सकती है, देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के बसने का और निवास करने का प्रतिबंध किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जनजातीय संस्कृति और जनजातीय हितों से रिलेटेड अगर मामला है, तो ऐसी जगह पर क्या कर सकता है, अ, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। दूसरा है, कोई व्यक्ति किसी भी भारत में निवास कर सकता है, बच सकता है। हर व्यक्ति को भारत के हर प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय अपनी जीविका को चलाने के लिए सब किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने की अनुमति दी गई है। जो छठवां चीज है वो क्या है, देखिएगा, व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, भारत की किसी भी मतलब भारत की सभी जनताओं को अपने रुचि का रुचि के अनुसार क्या है, वो अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार, काम और नौकरी करने की परमिशन दी गई है। राज्य इस पर कोई भी क्या करे, हस्तक्षेप नहीं करेगा। शर्त क्या रखा है इसमें कि वह क्या होना चाहिए, वह नैतिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, और गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, और गैर कानूनी नहीं, गैर कानूनी। ठीक है, ये लिमिटेशन है इसका। ठीक है, तो भारत का हर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी इंटरेस्ट का कोई भी क्या कर सकता है, व्यवसाय को चला सकता है, जिससे उसकी जीविका चल सके। ठीक है, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं कर सकता जो क्या होना चाहिए, अनैतिक हो और क्या हो, गैर कानूनी। ऐसे व्यवसाय को क्या किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया। जैसे मान लीजिए, तो मतलब हर व्यक्ति को क्या है, काम मतलब काम करने का अधिकार है, उसको व्यवसाय इत्यादि प्रारंभ करते, लेकिन चोरी कोई होता है, काम तो नहीं होता है कि दूसरे की संपत्ति को जब हमने चोरी करते हैं, चोरी क्या है, ये कानूनी अपराध है, क्या हुआ, अनैतिक भी है और क्या है, गैर कानूनी भी है। तो ऐसे व्यवसाय को करने को क्या किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया है। क्लियर चीज है ये। तो ये जो हमने देखा आर्टिकल 19 में, हमने 6 कानूनों को देखा। तो आर्टिकल 19 के तहत जो है 6 राइट्स आते हैं, उसको हमने देखा। जो पहला क्या देखा हमने, अ, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा हमने देखा शांतिपूर्वक निरायुध मतलब बिना अस्त्र शस्त्र का क्या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक हर व्यक्ति शांतिपूर्वक क्या कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। ठीक है, निरायुध सम्मेलन कर सकता है। तो यहाँ पर निरायुध सम्मेलन बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन के लोगों ने कुछ जो सिख समुदाय के लोग हैं कटार रखकर चलते, उस पर ऑब्जेक्शन लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि कटार रखना, जब सिख धर्म की स्थापना हो रही थी और खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तो प्राकृतिक रूप सांकेतिक रूप से शस्त्र रखा जाता है, इसलिए इसकी इजाजत दी गई।
जबकि अन्य जो इस पर केस लगाया हुआ था, वो जो है एक आनंद मार्ग समाज था, उन्होंने त्रिशूल और स्कल रखकर जो है पब्लिक प्लेस में क्या करते, तांडव करते थे। त्रिशूल को एक शस्त्र माना गया और ऐसे सम्मेलन किया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, तो शांतिपूर्वक कर सकते हैं। आपको सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए, बिना अस्त्र शस्त्र, जनता को डराने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे सम्मेलनों को आप करने की इजाजत दें। कोई व्यक्ति अपनी रुचि का, अपनी सामाजिक हितों का ध्यान में रखते हुए क्या कर सकता है? कोई भी संघ या यूनियन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? बिना रोक टोक के क्या करता है? सर्वत्र आ जा सकता है, किसी प्रकार प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन क्या है? सर्टेन लिमिटेशन फॉर शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? निवास करता है, न बस सकता है, लेकिन लिमिटेशन है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अपनी अभिरुचि का कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने जीविका को चलाने के लिए कोई प्रकार का व्यवसाय अपना सकता है, लेकिन व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वह नैतिकता पर आधारित होना चाहिए और गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है हमने आर्टिकल 19 के तहत जो है उसको हमने पढ़ा। ठीक है, ये जो हम स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे हैं, तो आर्टिकल 19 को हमने स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमने इसको पढ़ा। अगला जो अगला जो चैप्टर होता है, वह है दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है। तो दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण की बात, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है। मतलब भारत का देखिएगा, अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त हो या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या कहीं का भी हो, उसको मतलब आंतरिक दंड से संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय कानून क्या बोलता है? कोई व्यक्ति अपराधी है, तो उसको एक, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने अपराध को, मतलब अपने अपने पर जो अपराध लगा है उसको, मतलब प्रोटेक्शन किया गया, अपने अपराध को निरपराध साबित करने का क्या दिया जाता है? उसको भी संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया, इसको देखते हैं। आर्टिकल 20 हम देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 हम देख रहे हैं, ये आर्टिकल 20 है। ठीक है, इसमें किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, कोई भी हो, आंतरिक, मतलब उसको विरुद्ध मनमाने और आंतरिक दंड में संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है, अपराधियों को भी क्या किया गया है इसमें, मतलब हम कानून के संरक्षण दिया गया है। तो कैसा संरक्षण दिया गया है? पहला पॉइंट क्या बात कर रहा है? यह कोई व्यक्ति अपराध के लिए जब तक सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक ऐसा कार्य करने का समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी पवित्र विधि अतिक्रमण नहीं किया हो, या दूसरा उसकी अधिक शक्ति भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रयुक्त के अधीन आरोपित किया जाए। मतलब कोई व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उस पर अपराध साबित न हो। सरल शब्द में कह सकते हैं, कोई व्यक्ति जब तक अपराध, ठीक है, कोई व्यक्ति को अपराधी जब तक नहीं माना जा नहीं बोला जा सकता जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हुआ हो। ठीक है, फिर दूसरा है, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, दूसरा पॉइंट है, एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही सजा होगी, एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। क्लियर चीज है ये। दूसरा है, किसी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या है? किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध, तीसरा क्या है यहाँ पर? किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध जो है अपराध, किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 की बात कर रहा है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या पहला पॉइंट क्या पर देखा आपने? देखिएगा, ये क्या है? दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण की प्रक्रिया। कोई व्यक्ति हो, उसको जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक उस पर दोष आरोपित न हो जाए, आरोपित न हो जाए। ठीक है, दूसरा, एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा, जबरदस्ती स्वयं के विरुद्ध जो है जबरदस्ती गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर चीजें हैं, ये चीजें हैं। ठीक है,
ये 3 पॉइंट्स हैं कि क्या क्या है इसमें, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वयं किया जाएगा। ठीक है, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, आर्टिकल 20 है ये। ठीक है, अब देखिएगा, तीसरा जो बात है, आर्टिकल की बात हो रही है, तीसरा जो आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल ये कौन सा है, आर्टिकल 21। इसमें क्या बात हो रही है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है यह, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। मतलब किसी भी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को क्या है, उसके प्राण से वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है। बच्चा वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं, मतलब कि हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति को प्राण से अगर किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, विधि के द्वारा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, मतलब किसी को, किसी व्यक्ति को नहीं, कोई ऐसा अपराध किया है कि उससे फांसी की सजा दी जानी है, तो उस प्रक्रिया के द्वारा ही क्या कर सकता है, उसको प्राण को हरण किया जा सकता है। अन्य किसी प्रोसेस से किसी भी व्यक्ति, किसी अथॉरिटी को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी व्यक्ति के क्या कर सकते हैं, वह प्राण को हर सकता है। हर व्यक्ति को क्या होगा, जीने का अधिकार होगा। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा अधिकार, उसके क्या है, राइट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं। हर व्यक्ति को क्या होना है, यहाँ पर जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है यहाँ पर, मेनका गांधी के मामले में फैसले को दिया है कि निश्चित के अतिभाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। हर व्यक्ति को क्या होगा, प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, तो स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जलवायु और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है। ये चीज इसलिए आजकल दिल्ली में देखिए कि बहुत सा प्रदूषण हो रहा है। तो प्रदूषण अगर दिल्ली में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या होगा, स्वच्छ वायु खत्म हो रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण होगा तो क्या होगा, जीने का अधिकार कहीं ना कहीं हानि होगा। इसलिए क्या होता है, सरकारें को हमेशा प्रेशर रहता है, क्या करेगी कि वहाँ की वायु प्रदूषण के स्तर को कम करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आर्टिकल, मतलब वहाँ की जनता को क्या, आर्टिकल 21 के तहत वो क्या कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अपील मतलब हुआ वो, और ऐसी ही अपील दिल्ली में क्या होता है कि पीआईएल के रूप में लिया गया, और दिल्ली में आज देखिएगा कि सीएनजी बसें संचालित हो हुई, और मेट्रो आया, वो सब उसी के आदेश के तहत आया कि वो का जो पर्यावरण का प्रदूषण था बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक बालिका ने सुप्रीम कोर्ट को याचिका लगाई थी पीआईएल के माध्यम से। ठीक है, हर व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार, और जीवन की रक्षा के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आश्रय का अधिकार है, 14 वर्ष से कम उम्र के निःशुल्क बच्चों के शिक्षा का अधिकार, मतलब शिक्षा का अधिकार को भी जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत माना गया है। तो मतलब बोला गया कि 14 वर्ष की तक के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा आरटी के तहत दी जा रही है, वह भी आर्टिकल 20 के माध्यम से, 20 के माध्यम में ही के अंतर्गत आएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा की आवश्यकता, निःशुल्क कानूनी सहायता की बात है। ठीक है, ये देखिएगा, सूचना का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार भी किसके अंतर्गत आ रहा है, इसी के अंतर्गत, सूचना का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आ रहा है। आर्टिकल 21 के तहत सूचना का अधिकार आ रहा है। ठीक है, ठीक, तो आर्टिकल 21 क्या है, हर व्यक्ति को प्राण और दैहिक, हर व्यक्ति को अपने किसी भी कंडीशन में अपने प्राण और शरीर की रक्षा करने का अधिकार होगा। ठीक है, कोई कोई भी व्यक्ति किसी के व्यक्ति के प्राण को हरण नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति का अगर प्राण हरण करना है तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही होगा। और इसलिए बोला जाता है, अगर किसी व्यक्ति की आत्मरक्षा में, अगर उसको मान लीजिए किसी व्यक्ति की आत्मरक्षा में अगर हत्या हो जाती है,
अगर वो व्यक्ति अपने को आत्महत्या मतलब सर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि ऐसा डर डर रहता है कि इस व्यक्ति को अगर मैं नहीं मारता तो वह व्यक्ति मुझे मार देता, तो आत्मरक्षा के कारण अगर उसकी किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, वैसे तो मर्डर अपराध होता है, ठीक है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति यह साबित करने में सफल हो जाता है कि अगर मैं आत्मरक्षा में मेरे द्वारा किया गया या अपराध हो गया है, अगर वो कोर्ट को लगता है कि भाई हाँ ये आत्मरक्षा नहीं करता तो जो सामने वाला व्यक्ति उसको मार सकता था, इसलिए आत्मरक्षा में किया गया प्रयास है, कोर्ट उसको क्या कर सकती है, छोड़ भी सकती है। क्लियर चीजें, तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है देखिएगा इसके अंदर बहुत अनिर्वय हुआ है। हर व्यक्ति को जीने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें जो इसके अंतर्गत आती है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ठीक है। और स्वच्छ पर्यावरण पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी, ये सब जो है किसके अंतर्गत आएंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सूचना का अधिकार, फिर चीजें ये ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल 21 देखिएगा। देखिएगा आर्टिकल 21 से क्या है, देखिए यहाँ पर का अधिकार आ रहा है आर्टिकल 24 क में, आर्टिकल 21 ए के तहत है, क के तहत है, ठीक है। हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 22 को देखते हैं। अनुच्छेद 22 को देखिए आप यहाँ पर। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या बोलते हैं देखिएगा। आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी के संरक्षण और निवारण निरोध, तो गिरफ्तारी निरोध, गिरफ्तारी में संरक्षण की बात कर रहा है, निरोध और गिरफ्तारी में संरक्षण की बात कर रहा है ये आर्टिकल जो 22 है। तो इसमें बात कर रहा है किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके गिरफ्तारी की पहला, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति में भी हमको कानून क्या करता है, उसके हितों की रक्षा करता है। तो पहला बात क्या गया, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो कोई भी अथॉरिटी जो उसको गिरफ्तार किया है तो पहले गिरफ्तारी का कारण बताना, क्या बनाना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। क्या बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति भी तब गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र अवगत कराना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज है, कोई गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति अपने रुचि का कोई भी कानूनी सलाहकार को नियुक्त कर सकता। कोई व्यक्ति जो है अपनी रुचि के किसी भी वकील को क्या कर सकता है, वकील से कानूनी सहायता ले सकता है, ठीक है, गिरफ्तारी के संदर्भ में, ठीक। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट ही तय करेगा कि वो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। अगर गिरफ्तारी का कारण जो है वह उपयुक्त नहीं मानता है तो क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पर आरोप साबित हो जाते हैं क्या कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो आर्टिकल 22 के माध्यम से आपने क्या क्या देखा, तो पहला मतलब इसमें क्या बात कर रहा है, कुछ दशम गिरफ्तारी और निरोध में और मतलब गिरफ्तार के जो व्यक्ति को में भी गिरफ्तार उनको संरक्षण दिया गया है। तो पहला क्या बोला गया, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले बात है उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा बात है, दूसरा परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। और दूसरा तीसरा है 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। दंडाधिकारी अधिकारी ही तय करेगा कि वह व्यक्ति अपराधी है या निरपराधी है, ठीक है। और दंडाधिकारी के माध्यम से अगर लगता है कि उसको पुलिस हिरासत में लेना है तो पुलिस हिरासत का वो दिन फिक्स कर सकता है, नहीं तो वह वो छोड़ सकता है या उसको जेल में कर मतलब दूसरे
जेल में शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए, 24 घंटे के अंदर से ज़्यादा के लिए जो है पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, 24 घंटे के अंदर उसको समक्ष प्रस्तुत करना ही होगा वो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, इसमें लिमिटेशन, अगर कोई व्यक्ति जो निवारक विरोध अधिनियम के तहत अब गिरफ्तार किया गया है या उस पर देशद्रोह का मामला चलाया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है इस मतलब यह आर्टिकल 22 लागू नहीं होता, ठीक है। मतलब आर्टिकल 22 किस पर लागू नहीं, लिमिटेशन क्या है इसका, शत्रु देश का नागरिक है, निवारक निरोधक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, देशद्रोह का मामला चल रहा हो, ऐसे व्यक्तियों पर जो है आर्टिकल 22 जो है वह लागू नहीं होता, आर्टिकल 22 लागू नहीं, ठीक है। तो दोष सिद्ध मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को अभी भारत के कानून क्या कर रहा है, संरक्षण दे रहे हैं। गिरफ्तार करते समय, ठीक है, गिरफ्तार करते समय किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो अथॉरिटी उसको गिरफ्तार किया, वो अथॉरिटी क्या करेगा, उसको गिरफ्तारी का कारण बताएगा, उसको अपने अभिरुचि का वकील रखने का अधिकार होगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, मजिस्ट्रेट ही तय करेगा कि व्यक्ति अपराधी या अपराधी नहीं है, या मजिस्ट्रेट को लगता है इसको पुलिस कस्टडी में देना है तो मजिस्ट्रेट ही तय करेगा कि अब पुलिस कस्टडी में जाए। क्लियर चीजें ही, ये सब चीजें हैं, ये सब तीनों बातें किस पर लागू नहीं होती है, जो शत्रु देश का नागरिक है और जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत जो है मीसा उसा जो है ना, उसके तहत जो है कोई व्यक्ति वो गिरफ्तार किया गया है, या जो व्यक्ति जो है आतंकवादी गतिविधियों में, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे व्यक्तियों पर ऐसे कानून जो है लागू नहीं होते, आर्टिकल 22, ठीक है, ये देखिएगा, पर लागू नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति राष्ट्रीय नासा है और टाडा है, ठीक है, इस कानूनों के तहत जो है पोटा है, इस कानूनों के तहत जो अगर व्यक्ति गिरफ्तार है, इन पर ये कानून आर्टिकल 22 जो है लागू नहीं होता है, ठीक है। क्लियर चीजें ये तो आर्टिकल 22 के संदर्भ में हो गया ये। नेक्स्ट है तीसरा जो मूल अधिकार है वह शोषण के अगेंस्ट अधिकार है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं, उसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। कौन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल और आर्टिकल 24, वही शोषण के विरुद्ध। तो आर्टिकल 23 क्या है, तो आर्टिकल 23 में दो बातें की गई, मतलब मानव दुर्व्यापार, यहाँ पर दो बातें की गई हैं, मानव दुर्व्यापार, दूसरा बात किया गया बलाश्रम, इन्फोर्स्ड लेबर, ठीक है। मानव दुर्व्यापार और बलात्कार मतलब कहने का मतलब है, मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि मानव का शरीर जो है वह व्यापार करने का नहीं है, ठीक है, मानव अंगों की तस्करी, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, ये सबको इस आर्टिकल के माध्यम से क्या किया गया है, यहाँ पर महिलाओं का चाहे बच्चों का चाहे जो भी है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, यहाँ पर देखिए मानव दुर्व्यापार मतलब क्या है, मानव व्यापार की, मनुष्य जो है वह व्यापार की वस्तु नहीं है, तो मनुष्यों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ठीक है, उनके अंगों की तस्करी नहीं की जा सकती, ठीक है, और नहीं की जा सकती, वेश्यावृत्ति को इसके माध्यम से क्या किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है, ठीक है, आर्टिकल, ये मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत इतने चीज हो गया, तो मतलब मानव का शरीर जो है, मानव जो है व्यापार की वस्तु नहीं है, ठीक है, उसकी एक गरिमा है, उसका महत्व है, इसलिए क्या है, इसको प्रोहिबिटेड किया गया है आर्टिकल 23 के माध्यम से। 23 का आर्टिकल बलाश्रम, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है इसके माध्यम से क्या किया गया है, बंधुआ मजदूरी को प्रोहिबिट, पुराने समय में क्या था, अभी भी कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर उस काम करवाता है और उसको बदले में पैसे नहीं देता है, तो क्या लगता है, इनफोर्स लेबर एक्ट लग जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति को, ये सब शोषण के तरीके हैं, मतलब काम करवाना, पैसे नहीं देना या कम पैसे देना, ठीक है, इसलिए मिनिमम वेजेस जो है हर राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के द्वारा क्या होती है, समय समय पर घोषणा की जाती है, इनसे कम अगर तनख्वाह पर या वेजेस में अगर कोई व्यक्ति जो है काम करवाता है, तो क्या हो जाएगा, यह मतलब यह एक ऑफेंस कहलाएगा और जो व्यक्ति कर रहा है उसके मूल अधिकारों का हनन माना जाएगा। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो आर्टिकल 23 मतलब बेगारी प्रथा को अंत करता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है आर्टिकल 23 के माध्यम से। इसके संदर्भ में बहुत सारे कानून जो है भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर चीजें समझ रहे हैं, आर्टिकल 23 हो गया। आर्टिकल 24 जो है यह बच्चों को
शोषण से मुक्त करता है, बच्चों यानी चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, मतलब ये बाल श्रम को क्या करता है, रोकता है। आर्टिकल 24 क्या कर रहा है, यह बाल श्रम को रोक रहा है। किसको रोक रहा है, यह बाल श्रम को रोक रहा है। ठीक है, ये बाल श्रम को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। ठीक है, आरटी एक्ट के तहत आरटी एक्ट के तहत लगभग 6 वर्ष से लेकर, मतलब शून्य से लेकर लगभग 14 वर्ष के सभी प्रकार के बच्चों को क्या करना है, अभी पढ़ने का अधिकार है। क्या है यह, राइट टू, मतलब मतलब इनको शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटी के तहत राइट टू एजुकेशन दिया गया। ठीक है, और इनको काम करने, उनको अगर किसी प्रकार के नियोजन में ये इनको संलग्न नहीं करना है, इनको केवल पढ़ने का अधिकार है। अगर कोई संस्थाएं या कोई व्यक्ति किसी काम करवाने के लिए चाइल्ड चाइल्ड को इस्तेमाल करता है, तो वह क्या होगा, वह चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत क्या होगा, उस पर कार्रवाई की जा सकती है और उसको सजा का हो सकता है। तो बच्चों को शोषण से और बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए आर्टिकल 24 जो है भारत के संविधान में लाया गया है। और आज जो है पूरे भारतवर्ष में यह लागू है कि भारत के कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, वह किसी प्रकार के फैक्ट्री या किसी प्रकार की फैक्ट्री, कारखाने या अन्य किसी प्रकार के काम में नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे बालकों को क्या करना है, पढ़ने का अधिकार दिया गया है कि वो केवल पढ़ाई करेगा। ठीक है, और किसी प्रकार का कार्य नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या माना जाएगा, वह वह चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये चीजें तो बाल श्रम संशोधन 2016 लाया जा चुका है, ये देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आरटी एक्ट, बाल श्रम संशोधन अधिनियम आ चुका है। ठीक है, क्या सजा का प्रावधान है, 1 से 30 वर्ष तक कैद की सजा हो सकती है। दंड का भी प्रावधान किया गया है जो समय समय पर परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, क्लियर चीजें ये मूल अधिकार के संदर्भ में हमने देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने मूल अधिकार कितने देखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने देखा। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने देखा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है, यह बाल श्रम से रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मूल अधिकार है वो किससे रिलेटेड है, वह धार्मिक स्वतंत्रता के या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अगला जो मूल अधिकार, चौथा जो मूल अधिकार है, वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 27 है और आर्टिकल 28 है। संदर्भ में हम देखते हैं, हैं? संदर्भ में हम देखते हैं, तो आर्टिकल 25 को देखते हैं, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार प्रसार करने का। आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में आर्टिकल 25 में बात की गई है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण से सबकी स्वतंत्रता है, धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। मतलब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है। ठीक है, वो अपने विश्वास जिस धर्म के प्रति उसका विश्वास है वैसा क्या कर सकता है, वो आचरण कर सकता है। मतलब पंडित जो है टीका लगा सकता है, मुस्लिम जो है दाढ़ी रख सकता है, टोपी पहन सकता है, सिख जो है पगड़ी बांध सकता है। ठीक है, और वैसा आचरण कर सकता है, मतलब धार्मिक पूजा कर सकता है, समारोह कर सकता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अंदर अपने इच्छा के अनुसार वो किसी भी धर्म को मान सकता है, वैसा आचरण कर सकता है, वैसा व्यवहार कर सकता है, और उसका क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। और उसका क्या कर सकता है, वह प्रचार प्रसार कर सकता है। क्लियर चीज है ये बातें जो है इसमें की गई है। क्लियर है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आर्टिकल 25 हो गया। और धार्मिक कार्यों का आर्टिकल 26 में गया, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि
अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगा। तो धार्मिक कार्यों को क्या कर सकता है? प्रबंध कर सकता है। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार हो, संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार हो, उसका पोषण करने का अधिकार है, ठीक है। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक संस्था जैसे मंदिर बनाने का अधिकार हिंदुओं को है, सिखों को मस्जिद बनाने का अधिकार होगा, ठीक है। और वो उसका पोषण किस प्रकार किया जाए, उसका ट्रस्ट किस प्रकार का डेवलप हो, यह भी उनका करने का अधिकार होगा, ठीक है। इस धर्म विषय कार्यों को प्रबंध करने की आवश्यकता है। जंगम विस्तार और संपत्ति का अर्जन समाज का अधिकार होगा, और इसके माध्यम से जो भी संपत्ति प्राप्त हो रही है उसको मतलब संपत्ति का अर्जन करने का अधिकार दिया गया है। ऐसी संपत्ति का क्या होगा? विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। लेकिन जो भी ट्रस्ट के माध्यम से जो भी संपत्ति आ रही है, तो उस संपत्ति का जो प्रशासन होगा, उस पर नियंत्रण जो है क्या होगा? विधि के अनुसार किया जाएगा, विधि के अनुसार हम किया जाएगा। मतलब उस जो संपत्ति आ रही है उसका उपयोग जो है सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं दूसरे देश विद्रोही तत्वों में तो नहीं जा रहा है, इन सब के लिए क्या है? तो ऐसी संपत्ति का क्या किया गया? विधि के अनुसार प्रशासन किया जाएगा। धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति जो भी किसी भी वह समुदाय कोई भी किसी भी धार्मिक संप्रदाय का क्यों ना हो, अपने क्या कर सकता है? संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है, ठीक है, उसका मैनेज कर सकता है, उसको उस और जो भी इनकम क्रिएट हो रहा है उससे क्या करता है? स्थायी और अस्थायी संपत्ति बना सकता है। लेकिन ऐसी संपत्ति का जो प्रशासन होगा क्या होगा? विधि के अनुसार होगा। क्लियर चीजें, ये बातें इसमें की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 27 जो है वह धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदान में 28 बोलता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धार्मिक संप्रदाय के बढ़ाने के लिए सभी प्रकार से करों को से मुक्त रखा जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक समुदाय या धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का कर नहीं जाएगा, किसी प्रकार से जबरदस्ती किसी प्रकार का कर नहीं वसूल किया जाएगा। क्लियर है? ये सब चीजें बात इसमें आर्टिकल 27 में की गई है। किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या पोषण के लिए कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, परंतु यदि करों का इस्तेमाल सभी धर्मों के अभिवृद्धि के लिए किया जाता है, तो विशेष प्रयोजन का शुल्क लगाया जाता है, तो वह विधि मान्य होगा, ठीक है। तो पहले होता था ना कि किसी कर लगाया जाता था, मुगलों के जमाने में देखेंगे जजिया कर लगाया जा रहा है, बहुत सारा जकात कर लगाया जा रहा है। तो किसी भी धर्म के धार्मिक संप्रदाय के द्वारा अपने धर्म संप्रदाय को अभिवृद्धि कर रहा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो किसी भी व्यक्ति पर क्या करेगा? वह कर नहीं, टैक्स या शुल्क का नहीं लगाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, ये अगर ऐसा करता है तो क्या होगा? वह मूल अधिकारों का हनन माना जाएगा, ठीक। शिक्षा से हो सकता है, इस पर कोई जबरदस्ती किसी पर दबाव नहीं डालेगा टैक्स देने के लिए। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। नेक्स्ट आर्टिकल 28 क्या बोलता है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। चौथा क्या है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 के अनुसार राज्य निधि से पोषित शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल ये बोलता है कि जो स्कूल या संस्थाएं क्या हैं? राज्य निधि से संचालित है, राज्य निधि से संचालित हैं, उन पर किसी भी प्रकार की क्या हो सकती? धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती, ठीक है। इनका प्रशासन कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। यहाँ जहाँ की फंडिंग जो है वह सरकारों को मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ की फंडिंग जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, गवर्नमेंट एडेड है। ऐसी संस्थाएं जो हैं धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसी धार्मिक शिक्षा देने का निषेध किया गया है, ठीक है। तो कौन सी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? ऐसे संस्थान जिनका पूरा कौन कर रहा है? जिनका रख रखाव राज्य करता है, ऐसी शिक्षण संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है, जिनके ठीक है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, ऐसी संस्था राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, ऐसी संस्थाओं में क्या होगा? धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएंगी, ठीक है।
ये चीजें ये मतलब सरकारी और सरकार द्वारा एडेड संस्थाओं में शिक्षाएं नहीं दी जाती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षाएं अगर दी जाती हैं तो अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एडेड संस्था है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते है कि वहाँ के आधे से ज़्यादा बच्चों के अभिभावकों ने ऐसा करने की परमिशन। लेकिन किसी भी प्रकार के धार्मिक शिक्षा में वहाँ पे उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं होगी। याद रखिएगा इस चीज को। धार्मिक शिक्षा मतलब मतलब वह शैक्षणिक संस्थाएं जो गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है, ऐसे शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। ठीक है। कुछ संस्थाएं जो किसी विशेष न्यास या ट्रस्ट के द्वारा संचालित हैं, जहाँ पे धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, वहीं पे धार्मिक शिक्षाएं दी जाएंगी। जैसे लिमिटेशन है इसका, जैसे संस्कृत विद्यालय है, उर्दू स्कूल है। ठीक है। तीसरा इसमें है वह शिक्षण संस्थाएं जहाँ के अभिभावकों के जहाँ पे बच्चों के 50% से ज्यादा अभिभावकों ने धार्मिक शिक्षा देने की परमिशन दे रखा है। लेकिन वहाँ पे किसी भी धार्मिक प्रकार की शिक्षा में किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी छात्र को उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं होगी। ये लिमिटेशन याद रखिएगा आर्टिकल 28 का। क्लियर चीज है ये, या आर्टिकल 28 का लिमिटेशन है। नेक्स्ट है, अब हमने क्या देखा यहाँ पर तीसरा देखा हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हम देखे नंबर देखे 26, 27 देखे, 28 देखा आर्टिकल। ठीक है। आर्टिकल 25 क्या देखे, हर व्यक्ति को क्या है, तो वह किसी भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार के धर्म प्रकार की बाध्यता नहीं है कि क्लियर चीज है ये। ठीक है। दूसरा जो आर्टिकल 26 में क्या देखा, धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को क्या है, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है, ट्रस्ट बना सकता है, मंदिर को स्थापित कर सकता है, और ट्रस्ट के माध्यम से क्या करता है, स्थायी स्थायी अस्थायी संपत्ति का सृजन किया जाता है, बशर्ते उस ट्रस्ट का जो प्रशासन वो भी। ठीक है। 27वां क्या है, धर्म की अभिवृद्धि, हर व्यक्तियों में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यक्तियों में किसी प्रकार का शुल्क या टैक्स का आरोपित नहीं किया जा सकता। यह सब सुरक्षा होनी चाहिए। कोई किसी को ऊपर जबरदस्ती किसी प्रकार का टैक्स देने के लिए क्या करेगा, बाध्य नहीं करेगा। 28वां, गवर्नमेंट द्वारा एडेड शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है। क्लियर है। अगर कोई किसी शिक्षण संस्थाओं को उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देने के उद्देश्य से हुआ है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं, जैसे मदरसे हैं। ठीक है। अगर किसी शैक्षणिक संस्थाओं के अभिभावकों ने 50% से ज्यादा अभिभावकों ने ऐसा करने का परमिशन दिया है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है, बशर्ते वहाँ पे सभी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। क्लियर चीजें ये जो आर्टिकल है ये आपने पढ़ा क्या, तब यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो आर्टिकल है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अगला जो भाग है हम पढ़ते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये मूल अधिकार पांचवा है। ये क्या है, यह मूल अधिकार पांचवा है। और इसमें क्या है, मतलब है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल और आर्टिकल 30 इस अंतर्गत आते हैं। क्या क्या बातें की गई है देखिएगा। आर्टिकल 29 यह उपबंध करता है कि भारत की किसी भी राज्य में रहने वाले, किसी भी अनुभाग में रहने वाले लोग अपनी बोली है, भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। हर व्यक्ति को किसी भी कंडीशन पे अपनी भाषा, लिपि की स्पेशली प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटी या अल्पसंख्यकों की बात करता है। तो भारत में कितने कम्युनिटी अल्पसंख्यक ये बोलते हैं, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ठीक है, पारसी हैं, ठीक है। कौन कौन से मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, अच्छी कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक कहा हुआ। ये अल्पसंख्यकों के लिए विश्व उनकी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, को बनाए रखने का अधिकार होगा। ये चीज है ये। और दूसरा क्या बात करता है, राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान में उनकी सहायता प्राप्त धर्म, जाति या के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। क्या कर सकते हैं ये, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है। और शिक्षा संस्था अपने बनाए रखने का अधिकार होगा।
भारत के राज्य क्षेत्र है उसके किसी भाग में निवासी के किसी भी अनुभाग को और जिनकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का क्या होगा? अधिकार होगा। क्लियर चीज़ है ये? ठीक। राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता प्राप्त अ, पाने वाली शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अल्पसंख्यकों के हितों की बात हो रही है यहाँ पर। तो अल्पसंख्यकों के में बात की जा रही है कि पहला तो है कि अल्पसंख्यकों को जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उनको अपनी सुरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है। भारत के किसी भी नागरिक कोई भी राज्य के अंतर्गत आता हो, जहाँ पे जहाँ पे सरकार द्वारा शिक्षा संस्थाएं संचालित है, वहाँ पे धर्म, जाति और भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो प्रवेश लेने से क्या हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है, ठीक है, वो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को क्या किया गया यहाँ पर, देखिएगा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 33 बोलता है अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक, भाषाई हो, तो उनको अधिकार दिया गया। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापना करने का, प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग संस्थाओं को किसी संपत्ति का निवार्जान की निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम के लिए प्रत्यावर्ती निर्बंधित निराकृत नहीं, मतलब राज्य सरकार इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि यह स्कूल जो है यह कैसा है, माइनॉरिटीज के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर किसी भी संस्था, शैक्षणिक संस्थाओं में वो अनुदान दे रहा है, ग्रांट दे रहा है, तो इनको भी देगा। इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यह किसी विशेष धर्म समुदाय से है। क्लियर चीजें। अगर सभी शिक्षण संस्थाओं को क्या कर रहा है, वह ग्रांट्स दे रहा है, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं को भी क्या करेगा, वह ग्रांट्स देगा। इस पर किसी प्रकार का आर्थिक सहायता देने में क्या करेगा, विभेद नहीं करेगा। क्लियर चीजें ये? ठीक है। ठीक। ये आर्टिकल 30 है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को तीन प्रकार की होती है। पहला, राज्य की आर्थिक सहायता प्राप्त ऐसी संस्थाएं जो राज्य की मान्यता लेते हैं कि उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते हैं। दो प्रकार की संस्थाएं यहाँ पे हैं। तब आर्टिकल 30 क्या बोलता है, अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्था स्थापित करना, उसके प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत, अगर सरकारें जो हैं मतलब इन प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में और दूसरे प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार के शैक्षणिक अनुदान दे रही हैं, तो इन शिक्षण संस्थाओं में भी वो शैक्षणिक अनुदान देंगी। इस आधार पर इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि यह किसी विशेष कम्युनिटी चीजें। तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकारों के आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 जो है, यह जो है स्पेशली प्रोविजन किसके लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। और आपको जैसे मालूम है कि अनुच्छेद 31 जो है आज समाप्त हो चुका है। आर्टिकल 31 जो है ये आज समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। यह संपत्ति का मूल अधिकार था जिसे समाप्त कर दिया गया है 42वां संविधान संशोधन, सॉरी, समाप्त कर दिया गया है 44वां सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से। ठीक है। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। याद रखिएगा चीजों को। ठीक है। और इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और आर्टिकल 308 में इसे रखा गया है, मतलब आर्टिकल 300 ए में शामिल किया गया है। ठीक। अगली क्लास में हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे, और आप क्लास को देखते रहिए।